हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट चेकलिस्ट के बारे में। जब आप एज ए एमआरडी टेक्नीशियन या एमआरडी मैनेजर ज्वाइन करते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पेशेंट की फाइल आती है उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म अवेलेबल होने चाहिए। यदि आपको वो फॉर्म मिसिंग मिलते हैं तो आप उस फाइल को दोबारा से उस डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ में आपको एक्टिव ऑडिट और पैसिव ऑडिट की भी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के कि आपकी जो आईपीडी फाइल होती है उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले होना चाहिए एडमिशन रिकॉर्ड। यदि कोई पेशेंट आपका इमरजेंसी में आया है, ओपीडी में आया है या फिर आईपीडी में आया है या फिर डे केयर में आया है तो उससे रिलेटेड आपका जो भी एडमिशन एडमिशन रिकॉर्ड है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड आता है ओपीडी स्लिप्स। आपने देखा होगा कि पेशेंट सबसे पहले क्या कि ओपीडी में आया, उसने ओपीडी में दिखा लेकिन डॉक्टर को लगा कि पेशेंट क्रिटिकल है तो क्या करता है, उसको एडमिट कर देता है। तो आपको वहाँ पे ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये पेशेंट आपका ओपीडी से आईपीडी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, जिसे हम कन्वर्जेशन रेट जब हम निकालेंगे ना केपीआई के थ्रू तब भी ये बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट आता है आपका डिस्चार्ज। अब नेक्स्ट होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो आपको चेक करनी है। सबसे पहले पेशेंट का नाम होना चाहिए, उसकी एज होनी चाहिए, रेफरिंग यदि वो रेफर हुआ है तो उसकी उसकी डेट्स में अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड डेट, नेचर्स और डिस्चार्ज, यदि डेथ हुई है किसी पेशेंट की तो वो डिटेल भी अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कंसेंट फॉर्म्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी पेशेंट का सर्जरी हुआ है या फिर कोई एडमिशन हुआ है उस टाइम पे भी कंसेंट फॉर्म लिया जाता है। तो आपको प्रॉपर चेक करना कि कंसेंट फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा, वो कंसेंट फॉर्म कंप्लीट होने चाहिए। यदि आपको लगता है कि वो कंसेंट कंप्लीट नहीं है तो आपको फाइल को रिवर्ट कर देना है उसी डिपार्टमेंट के अंदर, भाई मुझे पहले फाइल कंप्लीट करके दो उसके बाद में से एक्सेप्ट करूँगा। नेक्स्ट फॉर्म जो होगा एडमिशन प्रोसेस। यहाँ पे आज मेरा मेन पर्पज़ है, आपको जब आप फाइल चेक करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फॉर्म इसमें अवेलेबल होने चाहिए। थोड़ा मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता रहेगा कि ये पॉइंट हमें किस लिए चाहिए। ओके। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस चेकलिस्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए नर्स की। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट फॉर्म। मोस्टली जब आप फाइलें देखते हो ये फॉर्म नहीं मिलता, लेकिन ये 100% होना चाहिए क्योंकि जब भी यदि किसी पेशेंट का कोई प्रोसीजर होता है तो उसे पता होना चाहिए कि भाई मेरा कितना खर्च आएगा। यदि मैं आईसीयू में एडमिट होता हूँ, इमरजेंसी में एडमिट होता हूँ या फिर मैं वार्ड में एडमिट होता हूँ तो मेरा खर्च कितना आएगा किस प्रोसीजर के लिए, तो ये फॉर्म भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट आता है एडमिशन रिक्वेशन फॉर्म। जब कोई पेशेंट आता है वो रिक्वेस्ट करता है एडमिशन के लिए तो वहाँ पे रिक्वेशन फॉर्म अवेलेबल होता है, कभी कभी ये नहीं होता, ये ध्यान रखना है। लेकिन जब भी कोई पेशेंट आता है तो उसको एक यूएचआईडी नंबर क्रिएट होता है। तो जब यूएचआईडी नंबर क्रिएट होता है तो ये चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आता है डॉक्टर ऑर्डर्स। यदि वो पेशेंट आपका आईसीयू में है, इमरजेंसी में है या फिर आपका किसी और वार्ड में है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर्स ऑर्डर आपके अवेलेबल होनी चाहिए। आपको चेक करना है कि उसमें डॉक्टर्स ऑर्डर है या नहीं है। नेक्स्ट प्लान ऑफ केयर। ये आपको देखना है कि प्लान ऑफ केयर इसमें दो तरह से होता है। कभी कभी क्या होता है, जो प्लान ऑफ केयर का जो आपका फॉर्म होता है वो अलग से होता है। कहीं कहीं आपने ऐसा देखा होगा जो प्लान ऑफ केयर का जो फॉर्म होता है, जो डॉक्टर की इनिशियल असेसमेंट होती है या फिर उसका जो प्लान ऑफ केयर का अलग से फॉर्म होता है उसमें भी वो मेंशन करके रखता है। ओके। नेक्स्ट नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी चेक करना कि जो आपकी फाइल है उसमें नर्सिंग इनिशियल असेसमेंट फॉर्म अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि देखो दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट तो आता है जो नॉर्मल आपका आईसीयू में एडमिट हुआ था, उसके लिए जो फॉर्म अलग से आपको चाहिए होंगे। दूसरे, यदि किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है तो उसके लिए फॉर्म आपके दूसरे चेंज हो जाएंगे। आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि दूसरा ये है, अगर आपका कोई पेशेंट आईसीयू में आया है उसकी सर्जरी नहीं हुई तो आपको सर्जरी कंसेंट क्यों रखोगे। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर ये मेरा पेशेंट नॉर्मली आईसीयू में एडमिट था, क्रिटिकल था, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप सर्जरी कंसेंट तो नहीं रखोगे। यदि आपने कोई भी ऐसे मास्टर लिस्ट बनाई है तो उसमें से आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका मॉर्टल फॉल स्केल या बेडन स्केल्स। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पेन असेसमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे कोई ना कोई टूल यूज़ करते हैं, उसका फॉर्म आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए कि पेशेंट को पेन था तो हमने पेन मैनेजमेंट कैसे किया। ये फॉर्म भी आपको चेक करना है। उसके बाद रेफरल नोट्स एंड एडवाइस प्लान। यदि कोई पेशेंट रेफरल जा रहा है, ठीक है, तो उसके जो नोट्स भी अवेलेबल होने चाहिए, दूसरा उसको फॉर्म भी अवेलेबल होना चाहिए, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट पेन असेसमेंट मॉनिटरिंग। दोस्तों ये मैंने बोला था ये स्किल आपको यूज़ करना है और ये फॉर्म यूज़ करना है। कभी कभी आपने देखा होगा ये इनिशियल असेसमेंट फॉर्म होता है, उसके अंदर पेन असेसमेंट का जो टूल होते हैं ना, जो फेस फिगर होते हैं वो ऐड ऑन होते हैं। आप वहाँ से आप सिर्फ उसको बता सकते हो जिस टाइम पे पेशेंट आया है उसका पेन कितना था, लेकिन आपने मॉनिटर नहीं किया तो आपको ये भी नहीं पता भी कम कैसे होगा। तो आपको ये फॉर्म भी चेक करना है कि भाई फॉर्म लगा हुआ या नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन फ्लो चार्ट।
अब आपके पास इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से हुए हैं, उसके बाद पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशन हुए होंगे, रेडियोलॉजी वो होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्टर प्रोग्रेस नोट, ये डेली बेसिस की होनी चाहिए। यहाँ पे जब भी आप उस फाइल को चेक करोगे तो आपको देखना है कि डॉक्टर नोट्स, जो डॉक्टर प्रोग्रेस नोट्स है वो कंप्लीट है। दूसरा वहाँ पे उस दिन की डेट, टाइम, डॉक्टर के सिग्नेचर, स्टैम्प ये अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड, उसमें लिखा भी होना चाहिए कि भाई जो डॉक्टर की जो विजिट थी वो मॉर्निंग में हुई थी, आफ्टरनून हुई थी या नाइट में हुई थी, ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट, मेडिकल ऑफिसर हैंडओवर शीट। अब आपने देखा कि यदि जैसे आपके एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैंडओवर करते हैं। दो तरह से हैंडओवर करते हैं, या तो करेंगे फाइल के अंदर, ठीक है, उसमें लिख देते हैं हैंडओवर, या सेकंड एक सबर फॉर्मेट यूज़ होता है हैंडओवर के लिए, उसके लिए वो रजिस्टर यूज़ करते हैं, आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ड्रग चार्ट। अब अगर कोई पेशेंट आपका आईसीयू में एडमिट है तो उसका एक ड्रग चार्ट अवेलेबल होता है कि भाई कौन कौन सी मेडिसिन को कब दी गई है। तो उसकी ऑडिट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप एमआरडी में वर्क कर रहे हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिव पैसिव ऑडिट करोगे तो आपको उसकी वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है मेडिकेशन रिकन्सिलेशन फॉर्म, ये बहुत ज़रूरी है, ये वार्ड में भी अवेलेबल होता है और ये फार्मेसी वालों के पास भी अवेलेबल होता है, और ये दूसरा आपकी फाइल में भी लगा हुआ होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। उसके नर्सिंग केयर प्लान, देखो नर्सिंग केयर प्लान डेली बेसिस पे फिल होते हैं, आपको चेक करना है कि जो फॉर्म है जितने दिन पेशेंट एडमिट हुआ है वो डेली बेसिस पे फिल हुए या नहीं हुए। यदि आपको मिसिंग है तो आप उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट चार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्म भी आपको चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि इसको क्या होता है जो नर्सिंग स्टाफ होता है डेली बेसिस पे फिल करता है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग हैंडओवर नोट्स। अब नर्सिंग हैंडओवर नोट्स भी दोनों तरह से होता है, या तो ये एक यहाँ पे इस बार फॉर्मेट यूज़ होता है, कौन सा होता है, इस बार। इस बार में क्या होता है कि जो नर्सिंग स्टाफ होती है अपने वार्ड के अंदर एक अपना मास्टर रजिस्टर बना के रखती है, ये फॉर्मेट यूज़ करती है, उसी के अंदर जितने भी पेशेंट उनके पास होते हैं डेली हैंडओवर करती है। कभी कभी जहाँ पे ये फॉर्मेट यूज़ नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, जो उनकी फाइल होती है, जो पेशेंट फाइल होती है उसी के अंदर डेली बेसिस पे मेंशन करते हैं कि किस विजिट के अंदर कौन सा स्टाफ आया था और उसने किस पेशेंट का हैंडओवर लिया था। नेक्स्ट आता वाइटल साइन चार्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको चेक करना कि जो वाइटल साइन चार्ट अवेलेबल है या नहीं है। ओके। नेक्स्ट, पेशेंट एजुकेशन फॉर्म, जो आपने देखा होगा कि पेशेंट की काउंसलिंग होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे। सेकंड, कभी आपने वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म के नाम से भी देखा होगा या पेशेंट एजुकेशन फॉर्म के नाम से भी देखा होगा, ये फॉर्म आपका अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, HIV कंसेंट, यदि किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी होने की कंडीशन में उसका HIV कंसेंट लिया जाता है, ये भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन कंसेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अनेस्थीसिया, यदि कोई पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है तो वहाँ पे जो सबसे पहले आपके पास इन्फॉर्म कंसेंट होना चाहिए अनेस्थीसिया का, वो आपको चेक करना है। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको जो भी कंसेंट फॉर्म है उसमें चेक क्या क्या करना है। नेक्स्ट, हाई रिस्क कंसेंट फॉर द सर्जरी, ये आपके पास में एक कंसेंट होना चाहिए सर्जरी का। उसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द सर्जरी, ये होना चाहिए। नेक्स्ट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, ये आपके पास में होनी चाहिए, जिसे हम SSI के नाम से भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी पूरी डिटेल्स होगी आपकी। दूसरा, मैं ये जितने फॉर्म्स हैं ना यहाँ पे, इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा कि इनके डिटेल अंदर फिल क्या क्या होती है, कौन कौन से पैरामीटर आपको चेक करने होते हैं, क्योंकि जब तक आपको उनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप MRD में अपर लेवल पे वर्क नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर यदि कोई IPD फाइल आ रही है उसके अंदर गैप्स क्या क्या है, क्या क्या कमी है, मुझे कैसे वर्क करना। जब मुझे खुद ही नहीं पता होगा तो मैं किसी से क्या पूछ पाऊंगा। तो इसलिए आपको जब इसकी नॉलेज हो जाएगी तो आप आराम से बता सकते हो ये मिस्टेक है, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट। नेक्स्ट, PAC फॉर्म होना चाहिए। OT नोट्स, डेली बेसिस के OT नोट्स होने चाहिए जो भी डॉक्टर्स देता है। उसके बाद में SSI का जो प्रोसीजर है प्रॉपर कंप्लीट हुआ या नहीं है, जो केयर बंडल में अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये बंडल आपको देखने हैं, जैसे कोटी हो गया, IV हो गया, रेस ट्यूब हो गया, ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर किसी को कोटी हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे केयर बंडल का फॉर्म आपका अवेलेबल होना चाहिए। इसकी डिटेल आपको कौन देगा, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन असेसमेंट, जो भी उसको डाइट दी जा रही है, आपको लिक्विड डाइट दी जा रही है या फिर सॉलिड डाइट दी जा रही है या फिर उसको डायबिटिक डाइट दी जा रही है, तो इस फॉर्म के अंदर वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। नेक्स्ट, फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म आपके दो तरह से होते हैं, IPD फीडबैक होता है, OPD फीडबैक होता है। यदि किसी भी पेशेंट का डिस्चार्ज होने के टाइम पे फीडबैक लिया गया है तो फॉर्म भी उसका अवेलेबल हो सकता है, या फिर जो OPD में या आप MRD डिपार्टमेंट में अलग से भी एक फाइल बना सकते हो।
नेक्स्ट डिस्चार्ज प्रोसेस चेकलिस्ट। अब जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर जाएगा तो वहाँ पे आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल चेक करने, उसकी एक चेकलिस्ट लगी होनी चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैंड ओवर टू द पेशेंट। जब आप किसी पेशेंट को डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं तो हम क्या करते हैं, एमआरडी के अंदर तो एक रजिस्टर बना हुआ होता है, ठीक है, कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो अपने पेशेंट के, यहाँ पे अपनी डिटेल दर दो, देके जाओ। सेकंड वहाँ पे उसकी कोई ना कोई आईडी भी ले लेते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर उसका कोई भी वैलिड लाइसेंस होता है, जैसे आपका नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र पेशेंट पास ऑन, यदि किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया गया था तो वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट पेशेंट कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग फॉर्म्स। अभी मैंने बताया था, ये जब मीटिंग होती है, मिनट्स ऑफ मीटिंग वाला होता है जो पेशेंट वाला, वो भी होता है, जो कम्युनिकेशन वाला भी होता है, काउंसलिंग फॉर्म भी होता है। तो ये फॉर्म आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए उस फाइल के अंदर। नेक्स्ट रेफरल ट्रांसफ़र, यदि किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र किया गया है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी डिटेल होनी चाहिए। कंसेंट फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बहुत ज़रूरी है। यदि किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उसका कंसेंट अवेलेबल होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्लो शीट अवेलेबल होनी चाहिए। मॉडरेट सेडेशन कंसेंट, यदि किसी पेशेंट को सेडेशन दिया गया है, ठीक है, उसका कंसेंट अवेलेबल होना चाहिए। रिस्टेंट कंसेंट होना चाहिए, यदि किसी पेशेंट को रिस्टेंट किया जाता है। देखो रिस्टेंट होता कहाँ पे है, आपने देखा न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्टेंट होता है। अभी मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा रिस्टेंट होता क्या है, किस किस पेशेंट को दिया जाता है, उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, मेडिसिन कौन कौन सी यूज होती है। नेक्स्ट रेजिस्टेंट मॉनिटरिंग शीट, ये आपके अवेलेबल होते हैं। साइकेट्रिक असेसमेंट फॉर्म, ये आपका अवेलेबल होना चाहिए। ओके उसके बाद में पेशेंट का जो डिटेल है, जैसे अगर उसका कोई भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा उसकी यदि रेडियोलॉजी टेस्ट हुए जैसे एक्सरे, सीटी, एमआरआई, तो उसकी फिल्म भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है जो आपके, जो भी आप जब आप एज ए इंचार्ज वर्क करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेशेंट की फाइल आती है उसके अंदर कौन कौन से फॉर्म अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड, यदि आप चाहते हो कि मुझे अपने डिपार्टमेंट में जो पेशी फाइल आती है उसकी ऑडिट करनी है, तो ये पैरामीटर आप ले सकते हो। पैरामीटर आपने करना कैसे है, ऑडिट चेकलिस्ट आपको कैसे बनानी है भाई, ये आपका सीरियल नंबर हो गया फर्स्ट कॉलम, फिर उसके बाद में जो पॉइंट्स मैंने दिए, ये पॉइंट्स आपको एक लिस्ट लिख लेनी है, जैसे 1 बाय 1 2 3 इस तरह से लिखते जाने हैं। उसके बाद में यहाँ आ जाएगा यस, नेक्स्ट में आ जाएगा नो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा NA यानी नॉट एप्लीकेबल, या फिर उसके बाद रिमार्क। इस तरह से आप एक ऑडिट फॉर्मेट बना लोगे। उस ऑडिट फॉर्मेट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक्टिव पैसिव ऑडिट भी कर सकते हो। अब आपने कि नहीं देखा होगा, मैंने यस लिखा, नो लिखा और NA लिखा। NA मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आप एक ही ऑडिट चेकलिस्ट बनाओगे, किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, किसी की नहीं हुई, ये भी तो आपको चेक करना है ना। तो ये था आपको, जब आपको अच्छे से ये आपको समझ में आ गई ना वीडियो, तो आपको MRD में कोई भी बीट नहीं कर पाएगा। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।